गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर। ये थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 8 है। 7 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं और इस प्रेजेंट लेक्चर में मैं आपको सीपी और सीवी के बीच में ऊष्मागतिकीय संबंध बताऊंगी और साथ ही जूल्स एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। तो किसी भी सिस्टम के लिए सीपी तथा सीवी का मान समान नहीं होता। सीपी का मतलब ऊष्माधारिता स्थिर दाब पर और सीवी का मतलब है ऊष्माधारिता या हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यदि मान लें हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं तो जो हीट हम सिस्टम को देते हैं वो उसके द्वारा कोई कार्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल्टा V इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड देयरफॉर P डेल्टा V डेट इज़ वर्क इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इस केस में QV यानी कि हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज़ इक्वल टू डेल्टा E के बराबर है। यदि दूसरे केस में यदि मान लीजिए हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो जो हम हीट देते हैं उसके द्वारा कार्य भी होता है और ऊष्मा इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर भी होती है। एक चीज़ यहाँ पर आपको और बता दें कि जो इंटरनल एनर्जी है वो डिपेंड करती है सिस्टम के ताप के ऊपर, यानी कि इंटरनल एनर्जी इज़ ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर वैरी होगा तो इंटरनल एनर्जी भी वैरी होगी और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाए कि यदि हम समान मात्रा में ऊष्मा को दोनों सिस्टम में दे रहे हैं, दोनों सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि दाब कांस्टेंट है और दूसरा ऐसा सिस्टम जिसमें कि आयतन कांस्टेंट है, तो जो टेम्परेचर में राइज होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू कांस्टेंट प्रेशर। लास्ट पॉइंट ये है कि यदि हम टेम्परेचर दोनों सिस्टम में समान रूप से बढ़ाना चाहते हैं, देखिए इस वाले में तो हमने ये डिस्कस करा है कि यदि हम समान अमाउंट की ऊष्मा को दोनों सिस्टम में दे रहे हैं और इसमें हम ये बता रहे हैं कि यदि दोनों सिस्टम में ताप हम समान रूप से बढ़ाना चाह रहे हैं तो ताप बढ़ाने के लिए हमें जो स्थिर दाब वाला सिस्टम है उसको कुछ ऊष्मा ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि स्थिर दाब वाले सिस्टम में सिस्टम कुछ कार्य भी करता है, जबकि स्थिर आयतन में केवल जितनी ऊष्मा देते हैं वो पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर जाती है और उसी हिसाब से टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है। जिसका मतलब Cp इज़ ग्रेटर दैन Cv। नाउ नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसी को ही ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम डायग्राम के द्वारा आप समझने की कोशिश करिए, लेकिन इस डायग्राम को आपको अगर क्वेश्चन आता है Cp और Cv के बीच में रिलेशन तो उसको आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले स्लाइड में ये वाला स्लाइड केवल और केवल आपके समझने के लिए है। तो देखिए यहाँ पर ये 2 सिलेंडर हैं, इनमें पिस्टन लगा हुआ है। पहला वाला केस है कि पिस्टन फिक्स है। पिस्टन फिक्स है इसका मतलब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, डेल्टा V ज़ीरो। अब डेल्टा V ज़ीरो है तो इसका मतलब कि जो QV है वो डेल्टा E के बराबर हो जाएगा। दूसरे वाले केस में आते हैं। यहाँ पे पिस्टन जो है वो मूव कर रहा है। पिस्टन यदि मूव कर रहा है और हम उस सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो क्या होगा? पिस्टन फिर ऊपर जाएगा और प्रेशर फिर मेंटेन रहेगा, यानी कि प्रेशर फिर फिक्स रहेगा। अब Q इज़ इक्वल टू फर्स्ट लॉ से Q इज़ इक्वल टू डेल्टा E प्लस PdV का इंटीग्रेशन और चेंज इन वॉल्यूम को हम रख दें तो ये हो जाएगा, और P को बाहर ले लें तो P डेल्टा V, यानी कि QP इज़ इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। अब दूसरा केस देख लेते हैं। यदि टेम्परेचर को हम समान रूप से बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि डेल्टा T
दोनों तरफ हम टेम्परेचर समान रूप से बढ़ाना चाहते हैं। एक तरफ हम ऊष्मा देखिए आप दे रहे हैं Q1 और दूसरी तरफ हम ऊष्मा दे रहे हैं Q2। तो Q2 ज़्यादा होगा Q1 से, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हम बराबर रूप से बढ़ाना चाह रहे हैं। इसका मतलब डेल्टा E तो बराबर रूप से बढ़े, और यहाँ पर P डेल्टा V एक एक्स्ट्रा जो काम है QP के केस में, यानी कि स्थिर दाब के केस में। तो इसलिए इस P डेल्टा V के कारण हमें थोड़ी सी हीट दूसरे वाले सिस्टम में ज़्यादा देनी पड़ेगी, यानी कि Q2 इज़ ग्रेटर दैन Q1। ना नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको हम थर्मोडायनेमिक इसका डेरिवेशन देखते हैं कि कैसे थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन करें। तो देखिए Cp इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल चेंज इन एंथैल्पी अपॉन स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट P। ना H की वैल्यू रख दे, H है E प्लस PV। अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 में देखिए हमने क्या करा है, ब्रैकेट को खोला है, यानी कि डेल ई अपॉन डेल टी प्लस P कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, और डेल V अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट P। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब नाउ कांस्टेंट प्रेशर पर E इज़ अ फंक्शन ऑफ V एंड T, ये रख दिया। तो स्मॉल चेंज इन E क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ E विथ रिस्पेक्ट टू V एट कांस्टेंट T dV प्लस डेल E अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट V dt। नाउ इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू dt एट कांस्टेंट P। तो ये देखिए ये हो गया डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट P इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल V एट कांस्टेंट T मल्टीप्लाई बाय डेल V अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट P प्लस डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट V, और ये dt अपॉन dt इज इक्वल टू 1। ना सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, Cp इज इक्वल टू Cp हमने लिखा और फिर इसका डेल ई अपॉन डेल टी, यानी कि इसकी वैल्यू रख दी, इसकी पूरी वैल्यू ये जो है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, और फिर ये आगे हमारे पास ये जो सेकेंड टर्म है P डेल V अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट P, इसको फिर हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको मालूम है Cv इज इक्वल टू क्या होता है, डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट V। तो यहाँ पर ये जो डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट V है, इसकी जगह पर हमने यहाँ लिख दिया Cv सॉरी। तो Cp इज इक्वल टू Cv प्लस P, ये लिखा P डेल V अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट P प्लस ये जो रह गया टर्म उसको यहाँ पर लिख दिया। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। नाउ जूल के नियम के अनुसार, जो जूल ने एक्सपेरिमेंट करा था उसके अनुसार इंटरनल एनर्जी में यदि हम आयतन को चेंज करें तो कोई परिवर्तन नहीं होता यदि ताप स्थिर हो, यानी कि डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू 0। अब हम इक्वेशन नंबर 3 जो अभी आपने पीछे देखा है, ये इक्वेशन नंबर देखिए, ये 3 इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन जो है उसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी की जगह 0 रखेंगे, जो कि जूल ने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूव करा था। तो अब हमने यहाँ पे 0 रख दिया, देखिए ये यहाँ पर ये 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और अब ये इक्वेशन हमें मिल गई, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस P डेल V अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट P, इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब आपको मालूम है वैसे Cp माइनस Cv इज इक्वल टू होता है R, जो फाइनल हमारे पास इक्वेशन आएगी। अब यहाँ पर Cp और Cv दोनों चीज़ें हैं, अब इसकी जगह पर हमें लेकर आना है R। तो देखिए कैसे लेकर आते हैं। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए Pv इज इक्वल टू है RT। अब इस वाले इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, कहाँ से देखेंगे, आप देखिए इस वाले को देखिए, यहाँ पर किससे डिफ्रेंशिएशन है, डेल टी से, और एट कांस्टेंट P। तो फिर हम अगेन करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू T एट कांस्टेंट P। तो क्या हो जाएगा, इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए तो डेल अपॉन डेल टी PV एट कांस्टेंट P प्लस डेल अपॉन डेल टी RT एट कांस्टेंट P। नाउ P कांस्टेंट है, ये P कांस्टेंट है तो P हमने यहाँ बाहर ले लिया, और ये हो गया डेल V अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट P इज इक्वल टू R कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, और डेल T अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 1।
तो ये आ गया आर की वैल्यू। अब इसको हम इस वाले को हम सब्स्टिट्यूट कर दें, कहाँ पर, इसकी जगह पर। ये देखिए दोनों यहाँ पर आर, यहाँ आर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, सी पी, यहाँ से ले लीजिए सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, या सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। तो ये हो गया थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन या रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी का ऊष्मागतिकीय व्युत्पन्न। नेक्स्ट देखते हैं हम जूल का, जो जूल ने नियम दिया था जिसके द्वारा उन्होंने डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी को मेज़र करा था। तो देखिए मान लीजिए किसी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो वी तथा टी के ऊपर डिपेंड करती है। दाब यदि स्थिर है तो वी तथा टी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो स्मॉल चेंज इन ई, ये आपने इस इक्वेशन के द्वारा देख लिया। और फिर इसके बाद डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी इज इक्वल टू होता है सी वी डी सी वी। और फिर इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ गई, डेल स्मॉल चेंज इन ई इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टू टी डी वी। तो ये जो इक्वेशन है इसमें जो फर्स्ट टर्म है, जो ये वाला टर्म फर्स्ट टर्म है, वो दिखा रहा है ताप में वृद्धि पर CV में क्या चेंज है उसको शो कर रहा है। और इसको हम प्रैक्टिकली आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरे वाले जो पद है जिसमें आयतन में जो परिवर्तन को, जो आयतन में परिवर्तन के साथ जो एनर्जी में चेंज को शो कर रहा है, ये वाला पद, तो उसके लिए जूल ने एक प्रायोगिक विधि दी, एक्सपेरिमेंटल एक मेथड दिया। देखिए वो एक्सपेरिमेंटल मेथड आपके सामने है। इसमें इन्होंने दो बल्ब लिए, ए तथा बी, दो बल्ब हैं जो कि एक स्टॉप कॉर्क से जुड़े हुए हैं और ये एक वाटर थर्मोस्टेट में रखा हुआ है। ये थर्मोस्टेट है ये आपका, और इसके अंदर एक तो थर्मामीटर लगा हुआ है और दूसरा ये स्टरर है। अब प्रैक्टिकल के प्रारंभ में शुरुआत में ए वाले बल्ब में तो गैस भरी है और बी वाला बल्ब खाली है या इवैक्यूएटेड है। और बीच में देखिए नॉब लगा हुआ है जिसके के द्वारा हम दोनों बल्ब के बीच में कांटेक्ट बना सकते हैं, और कांटेक्ट उनके बीच में जब हम नॉब बंद कर दें तो इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। अब हम इनका स्टरर को हिलाते हैं और उसके बाद थर्मामीटर में हम टेम्परेचर देख लेते हैं, और टेम्परेचर देखने के बाद उसके बाद हम स्टॉप कॉर्क को खोलते हैं जिससे कि गैस ए बल्ब से बी बल्ब की तरफ उसका एक्सपेंशन हो जाए। और जब गैस दोनों बल्ब में समान रूप से भर जाती है तो फिर हम वापस पानी को स्टरर के द्वारा हिलाते हैं और अंतिम ताप ले लेते हैं। जूल के अनुसार जो प्रारंभिक ताप था और अंतिम ताप समान पाया गया, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर दैट इज dt इज इक्वल टू 0। अब चूँकि बल्ब B है वो इवैक्यूएटेड है, वैक्यूम है, निर्वात है, इसलिए थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार गैस का प्रसार 0 अपोजिंग प्रेशर या शून्य प्रतिरोधी दाब के विरुद्ध हुआ है। तो इसका मतलब W की वैल्यू भी 0 हो गई। और चूँकि ताप स्थिर है dt इज इक्वल टू 0, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बल्ब यानी कि A तथा B जो कि हमारा सिस्टम है और सराउंडिंग क्या है, पानी, उन दोनों के बीच में कोई हीट का एक्सचेंज, ऊष्मा का विनिमय नहीं हुआ है, यानी कि Q इज इक्वल टू 0। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से W 0 Q 0, तो डेल्टा E इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो डेल्टा E का मान ये देखिए 0 हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि किसी गैस का आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, समतापीय प्रसार किया जा रहा है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 0। तो जूल के नियम के अनुसार एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डज नॉट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम,
गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल और केवल ताप का फलन है, यानी कि E इज़ अ फंक्शन ऑफ T, E ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। तो आइडियल गैस के लिए हम क्या कह सकते हैं कि del E अपॉन del V एट कांस्टेंट T इज इक्वल टू 0। ये है जूल के एक्सपेरिमेंट के अनुसार कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। लेकिन ये इक्वेशन आइडियल गैस के लिए तो वैलिड है, लेकिन वास्तविक गैस के लिए del E अपॉन del V एट कांस्टेंट T का मान 0 नहीं। तो अब रियल गैस के लिए देखते हैं del E अपॉन del V एट कांस्टेंट T का मान क्या है। तो देखिए रियल गैस के लिए del E अपॉन del V एट कांस्टेंट T की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक गुणांक को इंट्रोड्यूस करा गया, वो है म्यू जे, एंड म्यू जे इज इक्वल टू del T अपॉन del V एट कांस्टेंट E। यही तीनों वेरिएबल यहाँ पर भी हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले TV लिखेंगे, यानी कि del T अपॉन del V एट कांस्टेंट E। तो आइडियल गैस के लिए तो म्यू जे का मान 0 है। नाउ अकॉर्डिंग टू साइक्लिक रूल लिखने के लिए सबसे पहले हम ये लिख लें del E अपॉन del V एट कांस्टेंट T। उसके बाद हम शुरू करें V से, डिनोमिनेटर से, V T देन E, तो V T देन E। उसके बाद तीसरी बार शुरू करेंगे हम T E V। तो देखिए सबसे पहले ये लिखा गया है, फर्स्ट टाइम पे ये लिखा है, उसके बाद E आ गया न्यूमरेटर में। अब हम V को न्यूमरेटर में लेंगे तो V, T को डिनोमिनेटर में ले लिया, E कांस्टेंट हो गया। अब तीसरी वाली जगह पर, यानी कि इस जगह पर क्या करें, यहाँ से शुरू करें T से, तो T यहाँ पर हो गया T, ऊपर T हो गया। उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में E हो गया, और उसके बाद एट कांस्टेंट V हो गया, इज इक्वल टू -1। तो ये साइक्लिक रूल ऐसे ही लिखा जाता है। और हमें मालूम है कि CV इज इक्वल टू होता है del E अपॉन del T एट कांस्टेंट V, और म्यू जे इज इक्वल टू होता है del T अपॉन del V एट कांस्टेंट E। तो देखिए ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, 1 अपॉन म्यू जे, और ये दूसरा क्या चीज़ है, ये 1 अपॉन CV। तो यहाँ पर 1 अपॉन म्यू जे और 1 अपॉन CV लिख दें, और फिर नेक्स्ट में हम म्यू जे और CV को दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये आ गया del E अपॉन del V एट कांस्टेंट T इज इक्वल टू -CV म्यू जे। तो इस इक्वेशन से हम रियल गैस के लिए del E अपॉन del V एट कांस्टेंट T को कैलकुलेट कर सकते हैं। ना इसी इक्वेशन से आप देखिए म्यू जे इज इक्वल टू -1 अपॉन CV del E अपॉन del V एट कांस्टेंट T, और चूँकि रियल गैस आइडियल गैस के लिए del E अपॉन del V एट कांस्टेंट T का मान 0 है, इसलिए म्यू जे का मान भी 0 होगा। तो आइडियल गैस के लिए म्यू जे इज इक्वल टू 0। आज यहीं तक। नेक्स्ट जो सेशन होगा लेक्चर का, उसमें हम जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट लेंगे। थैंक यू।